हेलो लर्नर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 11 में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देते हैं कि ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये पार्ट 2 है वीडियो का, और पार्ट फर्स्ट जो है उसमें 15 क्वेश्चन 23 नवंबर 2011 में आए हुए पेपर का हो चुका है। और ये प्राइमरी लेवल का पेपर है 1 to 5 का। और जब शिक्षक भर्ती में पहली बार टेट लागू हुआ था तो ये पेपर थोड़ा सा इजी है, क्योंकि पहली बार कोई भी पेपर आता है तो उसका थोड़ा लेवल जो है डाउन ही होता है, क्योंकि पेपर पैटर्न और जो उस समय बच्चे देते हैं उनके लिए टफ होता है। लेकिन अब आप लोगों को लगेगा कि इजी है, लेकिन उस समय के लिए ये पेपर, इसका भी लेवल ठीक ठाक था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप एजुकेशन अड्डा 11 ये भी लगातार लिखना है टेलीग्राम चैनल पे बाय दीपिका मैम, उसमें आपको PDF मिल जाएगी। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। इतना ही ठीक है। और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है 16 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। तर्क वितर्क करना, किसी चीज़ के ऊपर तर्क वितर्क नहीं कहेंगे। जैसे कोई भी चीज़ उसको बताया गया तो उसके ऊपर वो अपना भी लॉजिक लगाता है, तो तार्किक रूप से। तो ये किसकी विशेषता है बताना है। तो देखिए ये स्टेजेस जो हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो जीन पाइगेट की हैं। तो कौन कौन सी दे रखी हैं। संवेदन प्रौढ़ अवस्था है, तो ये फर्स्ट स्टेज है। औपचारिक अवस्था है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ये सेकंड हो जाएगी। और ये फोर्थ हो जाएगी। और ये क्योंकि आपको क्रम में लगाने में भी आ सकता है, ये थर्ड स्टेज हो जाएगी। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं सेंसरी मोटर ऑर्गन, मोटर स्टेज कह लीजिए। और ये कब से कब तक होती है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक। इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा। फिर दूसरी कौन सी स्टेज हो जाती है, दूसरी स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज। और ये कब से कब तक होती है, ये होती है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। फिर थर्ड कौन सी है, मूर्त सक्रियात्मक है। मूर्त सक्रियात्मक में कब से कब तक होती है, ये होती है 7 से 11 वर्ष तक। और इसको क्या बोलते हैं, ये है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और ये कब से कब तक होती है, 7 से 11 वर्ष तक। और ये फोर्थ फॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है वो थोड़ा सा नाम जैसे प्रौढ़ डाल दिया, किसी में संवेदी अंग बोल देते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अगर इंग्लिश में लेके चलेंगे तो आपको इजी गोइंग समझ में आएगा, मुझे लगता है। बाकी ऑप्शन में क्या पूछा है, तर्क वितर्क। तो देखिए ये ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है संवेदी अंगों के द्वारा, संवेदी अंग कौन कौन से हैं, उनके द्वारा, जो 5 संवेदी अंग हैं उनके द्वारा बच्चे जो है सीखते हैं। तो ये ऑप्शन सबसे पहले कट गया। फिर सेकंड अवस्था कौन सी है, प्री ऑपरेशनल, 2 से 7 वर्ष। तो इसमें भी बच्चों की आयु छोटी होती है, जो हम बता देते हैं उसमें वो तर्क नहीं कर पाते हैं, वो उतना ही सोचते हैं जितना पेरेंट्स ने बता दिया। फिर नेक्स्ट डी ऑप्शन जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 से 11 वर्ष, लगभग ये उत्तर बाल्यावस्था का स्टेज होता है। तो इसमें जो है बच्चे अपना दिमाग लगाने लगते हैं। तो ये बेस्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, कि क्या चीज़ सही है और कैसे उस पर लॉजिक लगाना है, ये बच्चों को आ जाता है इस स्टेज में। तो इसमें सरल क्वेश्चन था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे तो कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको पहले रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन क्या है, बच्चों के, एक मिनट,
नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया। तो अभी मैंने बताया था 4 स्टेज पहले दी हुई थी। अब वही ऑप्शन एक ही एग्जाम में उसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन सेम एज इट इज, वो भी क्रम में आए हुए हैं। तो अगर ये टॉपिक जिसने पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से कर सकता है। तो देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास में 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचाना गया। किसके द्वारा पहचाना गया? कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा या स्किनर के द्वारा? तो किसके द्वारा पहचाना गया था? पियाजे के द्वारा। डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन में है, पहले पेन लूँ, उसके बाद अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अभिभावकों की यानी पेरेंट्स की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अल्पवयस्क में निषेधात्मक होनी चाहिए, मतलब हर चीज़ मना कर देनी चाहिए। संवेदनशील, हर समय चौकन्ने रहना चाहिए, या उदासीन न्यूट्रल रहना चाहिए। तो देखिए, सबसे पॉजिटिव ऑप्शन क्या है? अग्रसक्रिय, मतलब उनको आगे आके कि ये ऐसे जैसा मतलब तुम्हारा मन है, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है ना, वयस्क हो गया है, अल्पवयस्क है, मतलब पूरी तरीके से वयस्क भी नहीं है, तो अल्पवयस्क है। तो उसको सीखने में शुरू में उसका नहीं ध्यान दिया गया, तो बाद में पेरेंट्स को बिल्कुल बच्चा जैसा चाहता है उसके साथ खड़े रहना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 19 क्वेश्चन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? संज्ञानात्मक विकास का मतलब हो गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऑप्शन क्या क्या है? खेल के मैदान में, बी विद्यालय कक्षा में, ऑडिटोरियम में, या गृह में। तो कहाँ पे किया जा सकता है? सबसे बेस्ट ऑप्शन देखिए, खेल के मैदान में। खेल के मैदान में बहुत अच्छे से नहीं डिफाइन किया। विद्यालय एवं कक्षा में जो है उनका कॉग्निटिव डेवलप का मतलब क्या होता है? बच्चों की बुद्धि का विकास। तो कहाँ पे होगा? सबसे अच्छा ऑप्शन विद्यालय और कक्षा में ही किया जा सकता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और ये इजी क्वेश्चन था, क्योंकि अगर थोड़ा सा संज्ञानात्मक शब्द से भले, लेकिन अगर आपने बीएड वगैरह किया है तो आपको संज्ञानात्मक का मतलब पता होगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी में सबसे पहले जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही है, बाकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इफेक्टिव डेवलपमेंट ये बाद में है, तो इसलिए पता होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। किसको अनुप्रेरित शिक्षण के रूप में किया जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक के द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। अब देखिए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति ये अनुप्रेरित शिक्षण से तो संबंधित नहीं होगा। फिर शिक्षक के द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं है। फिर नेक्स्ट है विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना। देखिए, इसमें प्रेरित किया जा रहा है, तो सी। और फिर लास्ट ऑप्शन है कक्षा में पूर्ण नीरसता, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग 21 पे आ जाएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट है 21 है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है। क्या उचित है? विद्यार्थियों की, जिससे क्लास जो है वो इंटरेस्टिंग रहे, रुचिपूर्ण रहे। ऑप्शन क्या क्या है? श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, तो ये तो प्रयोग करते ही हैं, तो ये कोई बहुत महत्वपूर्ण इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं है। फिर डी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है चर्चा करना। चर्चा करना में बहुत से बच्चे मतलब इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत से बच्चे नहीं लेते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं ही होगा,
क्योंकि जो एक्टिव बच्चे होते हैं वो तो पार्टिसिपेट करेंगे, जो एक्टिव नहीं है वो नहीं करेंगे। कहानी कहना भी ओनली व्याख्यान होगा, डिस्क्राइब किया जाएगा, तो बच्चों को केवल डिस्क्राइब करने, क्योंकि आप ये प्रश्न पत्र किस लेवल का है, ये 1 to 5th लेवल का है, तो इसमें व्याख्या को तो प्राथमिकता नहीं देंगे, करके सीखने में प्राथमिकता देंगे। फिर नेक्स्ट सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछेंगे तो सभी सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो फिर मतलब वो आंसर नहीं दे पाएंगे, तो शिक्षक भी ध्यान देगा कि कौन सा बच्चा आंसर दे रहा है या नहीं। तो सब प्रश्न पूछने में जो है सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे, तो डी ऑप्शन जो है बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ट्वेंटी 21 हो गया, अब हम 22 पे आ जाएंगे। 22 आइए देखते हैं क्या कह रहा है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्यों उचित है, इसमें आपको लगभग मुझे लगता है सब सही लगेंगे अगर आपने बहुत अच्छे से पेडागोजी नहीं पढ़ी, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे चुनना है, हम लोगों को चुनना है। तो देखते हैं क्या क्या है, या उन्हें क्वेश्चन क्या है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। तो देखिए, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है, तो बनाता तो है, लेकिन क्या केवल शारीरिक रूप से सशक्त बनाता है इसलिए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना देना चाहिए? तो ऐसा तो नहीं है। फिर नेक्स्ट है, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अब एनसीटीई और जो एनईपी 2020 अभी आई है उसके अनुसार क्या है, जो भी शिक्षा है वो किस पैटर्न पे दी जानी चाहिए, शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। तो ये शिक्षकों के लिए है, लचीलापन दिया जा रहा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। फिर यह समय बिताने में सहायक है, तो ये भी बिल्कुल निगेटिव है, टाइम पास के लिए तो खेलने को नहीं बोला जाता है शिक्षकों को। फिर नेक्स्ट डी ऑप्शन है, यह सहयोग व संतुलन का विकास करेगा। तो देखिए, सब सहयोग भी करेगा, एक दूसरे से बच्चे अगर खेलते हैं तो एक दूसरे से बात करना, और उनकी शारीरिक विकास के लिए भी तो सहयोग और संतुलन का विकास करेगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो यही है, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन क्या है, परिवार क्या है, एक साधन है, किस चीज का है, परिवार एक साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का है, औपचारिक शिक्षा का है, गैर औपचारिक शिक्षा का है, या दूरस्थ शिक्षा का है। तो देखिए, दूरस्थ शिक्षा तो डिस्टेंस लर्निंग है, कि आप कहीं बाहर भी रह रहे हैं, यूपी के हैं, यूपी से ना करके आप कोलकाता यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं ग्रेजुएशन, या दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो वो दूरस्थ शिक्षा में आ गया, डिस्टेंस लर्निंग। वहाँ आपको क्लास अटेंड नहीं करेंगे, ऑनलाइन ही आपको नोट्स वगैरह सब घर पे अवेलेबल हो जाएंगे। गैर औपचारिक शिक्षा वो होती है जब ज़्यादातर ये बड़े लोगों के लिए होती है जो अप टू 18 होते हैं, क्योंकि वो जो है उसमें डिस्टेंस लर्निंग भी आ जाएगी और वो अपने आप सीखते हैं, तो वो लर्निंग जो है वो गैर औपचारिक में आ जाएगी, कि वो अपना जो भी सीखने का है खुद पढ़ के अपना जो भी समझना है, अगर लगा पूछने वाला तो पूछा, नहीं तो कोई बात नहीं, तो वो गैर औपचारिक शिक्षा इसमें नहीं आता है। फिर औपचारिक शिक्षा वो हो जाएगी जब हम प्रॉपरली 1 to 12 तक स्कूल जाके शिक्षा को ग्रहण करते हैं, तो वो औपचारिक शिक्षा में आ जाएगा। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, हम पास पड़ोस घर में जो शिक्षा सीखते हैं उसको अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो इसलिए परिवार एक साधन है, किसका साधन है, ए ऑप्शन, अनौपचारिक शिक्षा का है। आई होप आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे कि अनौपचारिक, औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन पे है अब हम लोग। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है,
महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, तो केवल महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर सामाजिक मूल्यों का विकास किया जा सकता नहीं, तो ये ऑप्शन तो हट जाएगा। फिर अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, केवल अनुशासन के द्वारा सामाजिक मूल्यों का विकास नहीं किया जा सकता है। फिर आदर्श रूप में बर्ताव करके। और नेक्स्ट डी ऑप्शन है उन्हें अच्छी कहानियाँ सुना के, तो केवल कहानियाँ सुना के भी सामाजिक मूल्यों का विकास नहीं किया जा सकता। अगर आप शिक्षक ही आदर्श रूप से बर्ताव करेगा, बिहेव करेगा, तो विद्यार्थी ज़्यादा सीखेंगे और उनके अंदर मूल्यों का विकास अधिक होगा। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है तो हमें पॉजिटिव ही ऑप्शन खोजना है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो क्या केवल अनुशासन से शिक्षा इंटरेस्टिंग हो सकती है या बच्चे अच्छे से सीख सकते हैं? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुशासन भी नहीं अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट है बी, कक्षा में समयानुवर्ती होना, ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों की कठिनाइयों का दूर करना और एक सुवक्ता होना, ये भी बिल्कुल नहीं होगा ये तो। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका भी सही होगा कि आपको एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि विद्यार्थियों को जो भी प्रॉब्लम है, उनको पढ़ने से रिलेटेड या स्कूल में वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको जानना उनकी शिक्षक का प्राथमिक कार्य है। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन है, ये देखते हैं क्या है। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? अगर आप एक शिक्षक हैं तो अति सक्रिय बालक है, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिव बालक है, हाइपर एक्टिव है, तो उसे कैसे सही दिशा में लाएंगे? ऑप्शन क्या क्या है? ए ऑप्शन है उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे और उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कड़ी शब्द जो है वो निगेटिविटी पैदा कर रहा है। नेक्स्ट है बी ऑप्शन है उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, ये भी बिल्कुल नहीं है। फिर सी ऑप्शन है श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। और डी ऑप्शन क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? देखिए, श्यामपट्ट आदि साफ करने का कार्य देंगे, तो ये ऑप्शन भी नहीं बेस्ट लग रहा। तो इसमें से जो है डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन है। पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है किस पे? क्वेश्चन का मतलब क्या है? पृथक पृथक समजातीय समूह, जो अलग अलग समूहों से आते हैं बच्चे, समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया क्या होती है? क्लास में अलग अलग ग्रुप से जो बच्चे आते हैं उनमें बच्चों की अभिवृत्ति क्या होगी? क्वेश्चन में ये पूछा है, तो हमें ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अनेक अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर कक्षा है। फिर बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर होता है, जो उनके क्लासमेट हैं उन्हीं की सोच पे निर्भर करता है। फिर सी ऑप्शन क्या है? दूरदर्शन के प्रभाव पर डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि केवल विद्यार्थियों पे नहीं आप डाल सकते हैं। ठीक है, फिर उनमें सहोदरों की अभिवृत्तियों पर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ए ऑप्शन सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो अपने सबसे पहले जो उनकी सोच विचार जो है बच्चों की, वो अपने घर परिवेश, किस प्रकार के वो परिवेश से आए हैं, उनका पालन पोषण किस माहौल पे हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तो उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति मतलब सोच, चित्त का मतलब है सोच, और वृत्ति रहन सहन पर निर्भर करता है।
तो ए ऑप्शन इसका 27 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्वेंटी क्या है देखते हैं। आपको अपनी कक्षा में 2 मंद बुद्धि के बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे? तो अगर आपने इसके लिए समावेशी का टॉपिक पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे लेंगे। समावेशी शिक्षा में क्या कहा गया है, अगर समावेशी टॉपिक पढ़ा है तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे, अदरवाइज नहीं। और ऐसे भी दे सकते हैं अगर आपकी सोच अच्छी है। बाकी समावेशी अगर पढ़ा है तो बिल्कुल दे सकते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं कि अगर एक शिक्षक होने के नाते आपको 2 मंदबुद्धि के बच्चे मिल जाएं या दृष्टिबाधित मिल जाएं तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। तो देखिए, इनकार शब्द ही बिल्कुल निगेटिव है, तो इसको तो हम सबसे पहले हटा देंगे। फिर प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए कहेंगे। तो देखिए, सेग्रीगेशन में आ जाएगा, तो ये भी बिल्कुल हट जाएगा। फिर नेक्स्ट है, क्योंकि जब से समावेशी शिक्षा आ गई है, सेग्रीगेशन पहले था कि जो भी बच्चे मंद बुद्धि के या दृष्टिबाधित थे या बोलने से जो भी प्रॉब्लम थी उनकी, तो उनको डिसेबिलिटी बेस्ड बच्चे थे, उनको अलग स्कूल में पढ़ाया जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि एक ही कॉलेज में, एक ही स्कूल में पढ़ाना है। सी ऑप्शन क्या है, ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीकी सीखेंगे। तो देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि एक टीचर की जिम्मेदारी है, क्योंकि अब शिक्षा कैसी है, शिक्षार्थी केंद्रित है। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए करना है। शिक्षार्थी केंद्रित है या विद्यार्थी केंद्रित है, तो ऐसे विद्यार्थियों को सीखने के लिए शिक्षक को भी नई नई तकनीकों को सीखना पड़ेगा। तो इसका जो है 28 का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, ये देखते हैं 29 क्या कह रहा है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षा देने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षा देने से धन संपदा की क्या ज़रूरत है? उनका अधिकारियों से उच्च स्तर का संपर्क होना चाहिए, ये भी बिल्कुल नहीं है। उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, किसी भी सब्जेक्ट का अगर टीचर है तो उसको अपने सब्जेक्ट का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, ताकि अगर विद्यार्थी पूछे तो उसके बारे में वो बता सके, उनकी समस्याओं को हल कर सके। तो 29 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है। 30 में देखते हैं क्या कह रहा है। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्तित्व निर्माण में, बी ऑप्शन क्या है, कक्षा शिक्षण में, और सी ऑप्शन है अनुशासन में, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी में। तो देखिए, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, क्वेश्चन ये है, तो व्यक्तित्व निर्माण में भी आवश्यक होता है, कक्षा शिक्षण में भी आवश्यक होता है और अनुशासन में भी होता है। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक प्रैक्टिस सेट प्राइमरी लेवल का 2011 का भी हो गया है और जूनियर लेवल का भी हो चुका है, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ये आपके लिए मैंने लगाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।